जैसे हमें पता है चारों चेम्बर कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, है ना। ये कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी किस लिए जरूरी है, तो आपको मालूम है कि भैया दो एट्रिया से दो वेंट्रिकल्स में ब्लड का जाना, या वेंट्रिकल से रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल लार्ज वेसल्स, यानी यहां से पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट से आवर्टा में जाना, है ना। ये एक्टिविटी होने के लिए आपको, ये कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होने के लिए ये सिंक्रोनस या इन दोनों का कोऑर्डिनेट वे में काम करना जरूरी होता है। तो ये साइकिल जब मैं बोलता हूँ, जिसे आप सिंपली सिस्टोल और डायस्टोल ये वर्ड यूज करते हो, एक्चुअली यहाँ सिस्टोल और डायस्टोल एट्रिया का भी होने वाला है और वेंट्रिकल्स का भी होने वाला है, ठीक है। तो कंप्लीट कार्डियक साइकिल, बिगिनिंग पहले हार्ट बीट की टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट, लब डब लब, व्हाट इज कंप्लीट कार्डियक साइकिल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट वन, यहां तक आपके ये सारे इवेंट, मतलब एट्रिया का सिस्टोल और डायस्टोल प्लस वेंट्रिकल का सिस्टोल और डायस्टोल, ये पूरा हो जाता है आपके लब डब लब में, यानी फर्स्ट हार्ट साउंड से लेके देन बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट साउंड यहां तक। और ये कंप्लीट एक्टिविटी होती है 0.8 सेकंड की। दिस कंप्लीट एक्टिविटी इज ऑफ 0.8 सेकंड, जिसमें अब एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल आया। जब बात एट्रियल, सिर्फ एट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल की करूंगा, एट्रियल एक्टिविटी में एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल डायस्टोल की करूंगा, तो एट्रियल सिस्टोल इज फॉर 0.1 सेकंड, whereas atrial diastole is for 0.7 सेकंड। तो हुई 0.8 एट्रियल सिस्टोल डायस्टोल। उसी दौरान वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल होने वाला है ना, वो कोई अलग से होने वाला नहीं है, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है। तो वेंट्रिकुलर जब मैं बात करूंगा तो वेंट्रिकुलर एक्टिविटी भी क्या रहेगी आपकी, इसी दौरान रहेगी, लेकिन वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज ऑफ 0.3 whereas वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज ऑफ 0.5 सेकंड, टोटल 0.8 ही होगा, है ना, बराबर है। तो 0.1 सेकंड के लिए एट्रियल सिस्टोल, 0.7 के लिए एट्रियल डायस्टोल, 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल, 0.5 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर डायस्टोल। टोटल एक्टिविटी कितनी हुई, 0.8 सेकंड की हुई। इनमें जॉइंट डायस्टोल भी होता है। The time when atria are in diastole, at the same time there will be what, ventricle which are in diastole ना, so that is called joint diastole, जो होता है 0.4 सेकंड के लिए। कितने सेकंड का होता है जॉइंट एक्टिविटी ऑफ डायस्टोल, 0.4 सेकंड के लिए होता है जॉइंट एक्टिविटी ऑफ डायस्टोल फॉर 0.4 सेकंड, बराबर है। एंड वी आर टॉकिंग इट एट रेस्ट, रेस्ट पे बात कर रहे हैं, नॉट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, नॉट ड्यूरिंग इमोशनल स्ट्रेस, नॉट ड्यूरिंग फीवर। जब दिल की धड़कनें बढ़ जाए तब की बात नहीं है, जब आपके दिल की धड़कनें 75 पर मिनट पे है तब की मैं बात कर रहा हूँ। 70 से 75 पे अगर आपकी दिल की धड़कनें चल रही है, जो कि नॉर्मली आपकी चल रही है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं, है ना, कि ये 0.8 सेकंड की है। जब दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी तो सिस्टोल और डायस्टोल दोनों, ड्यूरेशन दोनों का कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ हार्ट बीट्स बढ़ेगी। हम ये रेस्ट वेरी बात कर रही है, रेस्ट, है ना, जब अब की, जब जैसे हम बैठे हुए हैं तो इस वक्त जो हमारे साथ होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो भैया दिखने में बस सिस्टोल डायस्टोल है, लेकिन अब ये फेजेस होती है कार्डियक साइकिल में, डिफरेंट फेजेस होती है, जिससे आपको समझ में आएंगी कुछ टर्मिनोलॉजीज, इसलिए हमें वो फेजेस पता होनी चाहिए। चलो देखते हो फेजेस क्या है, फेजेस इन कार्डियक साइकिल क्या है। तो जब मैं कार्डियक साइकिल की फेजेस बोल रहा हूँ, तो जो आपके एट्रिया में राइट साइड में हो रहा है वही लेफ्ट में हो रहा है, जो राइट वेंट्रिकल में हो रहा है वही लेफ्ट में हो रहा है, हो तो सिस्टोल और डायस्टोल ही हो रहा है ना। तो इन फेजेस को मैं दोनों चेम्बर में समझने की जगह पर सिर्फ वन साइड में समझू तो भी वही चीज राइट में होगी, अगर मैं लेफ्ट में समझ रहा हूं तो द डिफरेंस विल बी ऑफ प्रेशर्स, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज ऑपरेट इन हायर प्रेशर ना, बस यही एक डिफरेंस रहने वाला है। तो चलो हम लोग बात करते हैं कि ये कार्डियक साइकिल यानी डिफरेंट फेजेस क्या होती है, वो हमें पहले पता होनी चाहिए। चलो शुरुआत अब साइकिल है भैया, साइकिल की शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, किसी एक पॉइंट से करनी पड़ेगी ना। साइकिल की शुरुआत किसी एक पॉइंट से करेंगे, तभी उसी पॉइंट पे वापस आएंगे, उसी को तो साइकिल कहते हैं ना।
तो कहीं से शुरुआत करनी है तो हम शुरू करते हैं जब एसए नोड ने फायर किया इम्पल्स। एसए नोड ने जब इम्पल्स को फायर किया, है ना, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपके चेंबर्स पे जाने वाली है, बराबर स्प्रेड होने वाली है। से शुरू करते हैं, मतलब पहले एट्रिया पे इम्पल्स जाएगी और एट्रियल सिस्टोल करवाएगी। ठीक है, चलो यही से हम लोग शुरू करते हैं आपके कार्डियक साइकिल की। तो मैं एक साइड पे दिखाऊंगा, जो एक साइड पे हो रहा है वही दूसरे साइड पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं दिखा रहा हूं, जैसे दिस इज व्हाट योर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, से दिस इज योर आयोर्टा, है ना, ये आपका आयोर्टा जा रहा है। थोड़ा छोटा ड्रॉ करते हैं क्योंकि पूरी साइकिल दिखानी है। से दिस इज योर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, है ना, एंड दिस इज से योर आयोर्टा, ये है ना। और यहाँ पर ये आपका कौन सा वैल हो जाएगा अगर लेफ्ट की बात कर रहा हूं तो बाइकस्पिड, है ना। और इधर ये आयोर्टा में जो वैल रहेगा दैट इज, हाँ मतलब इधर आयोर्टिक, उधर उधर बोले तो राइट साइड पे। अगर ये सिर्फ लेफ्ट साइड है तो राइट पे कौन सा रहना चाहिए? इधर आयोर्टिक है, उधर पल्मोनरी, इधर बाइकस्पिड है, उधर ट्राइकस्पिड। ठीक है, सो पहले हम यहीं पे समझने वाले हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे। समझो इंपल्सेस आई, ऐसे नोट ने इंपल्स फायर की तो आपके एट्रिया के ऊपर इंपल्सेस फैली, है ना। एट्रिया पे इंपल्स आई मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा। दिस इज एट्रियल सिस्टोल, दिस इज फर्स्ट फेज से। एट्रियल कहीं से तो शुरुआत करनी थी, तो एक एक किसी फेज से हमने शुरुआत की, एट्रियल सिस्टोल। आगे आप समझोगे कि एक्चुअली एट्रिया जब सिस्टोल में जाता है यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एट्रिया का सारा ब्लड नीचे नहीं आता, वो पहले ही आ चुका होता है पैसिवली। वो कैसे, तो ये आखिरी में समझेगा क्योंकि साइकिल की तो अब शुरुआत हुई है ना। तो वन बाय वन फेजेस समझेगी तभी समझ में आएगा। बस अभी ये समझो कि भैया यहाँ पे ऑलरेडी 80% ब्लड आ चुका होता है पैसिवली ही, एंड ओनली 20% विल बी एडेड बाय एक्चुअल एट्रियल सिस्टोल। एक्चुअल एट्रियल सिस्टोल कितना ऐड करता है? 20%। 80% पैसिवली ही आएगा। वो कैसे आएगा वो आगे आपको समझेगा, समझे मतलब। एट्रिया सिर्फ 20% ऐड करेगा, लेकिन ये 20% भी लास्ट बट नॉट लीस्ट वाला काम रहेगा। मतलब इससे भी बहुत ज्यादा जब भी था, तब इसमें हाई प्रेशर था। अब वो ब्लड पूरा खाली होने के बाद में यहाँ प्रेशर 0 हो गया और यहाँ प्रेशर बढ़ गया। वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा। जैसे यहाँ प्रेशर बढ़ेगा से यहाँ 0 to 5 की रेंज होती है प्रेशर की, कहां पर? आपके एट्रिया। सो अब क्या हुआ, जो हाई प्रेशर था वो इधर 0 पे आ गया ना। आज इज मैक्सिमम प्रेशर व्हिच कैन बी देयर इन एट्रिया, बट आफ्टर एट्रियल सिस्टोल देयर इज नो ब्लड, है ना। सो प्रेशर इज कमिंग टू 0 अगेन, बट आफ्टर एट्रियल सिस्टोल योर वेंट्रिकल विल कंटेन ऑल द ब्लड, so pressure will be highest here now, at least it will go above 5 ना, 5 के ऊपर जाने लग जाएगा। प्रेशर विल गो, इस रेंज होती है 5 to 80 mm of Hg। वेंट्रिकुलर प्रेशर रेंज क्या होती है? 5 to 80। तो यहाँ 5 के ऊपर जाने लग जाएगा ना 80 की तरफ, लेकिन एटलीस्ट 5 से ऊपर, मतलब यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है और इधर प्रेशर कम हो गया। तो इसके कारण से ये जो वैल्व है कौन सा? माइट्रल वैल्व, बाइकस्पिड वैल्व, ये क्या होगा? क्लोज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ना, क्लोज हो जाएगा। तो ये जैसे क्लोज हो गया, अब देखो इस हार्ट में क्या फर्क आया। अगेन मैं वही चेंबर ड्रॉ कर रहा हूँ, अगेन मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, अगेन यही आपका ये क्लोज हो गया है अभी, बराबर नाउ ये क्लोज हो गया है। और ये तो ऑलरेडी क्लोज है ही है, ये अभी तक ओपन हुआ नहीं है। तो ये भी क्लोज, ए भी क्लोज, और सारा का सारा खून अब कहाँ पे जमा हो गया? आपके वेंट्रिकल में। ये खून ना ऊपर जा पाएगा वापस क्योंकि माइट्रल वाल्व बंद है, ना आवर्टा की तरफ जा पा रहा है क्योंकि आवर्टिक वाल्व भी अब ओपन हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ प्रेशर बढ़ते रहेगा, यहाँ प्रेशर क्योंकि खून किधर भी जा नहीं पा रहा है, आपके हार्ट के अंदर ही जमा है, तो यहाँ प्रेशर 5 से आगे 80 की तरफ अपना चलते ही जाएगा ना, बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि ब्लड खुद जो जमा है वो प्रेशर एक्सर्ट करते रहेगा हार्ट के वॉल के ऊपर, क्योंकि उसे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ना वापस एट्रिया में जा सकता है ना आपके अओर्टा में जा सकता है जब दोनों दरवाजे बंद है। तो आपके कार्डियक मसल पे स्ट्रेच आएगा, क्या आएगा? स्ट्रेच आएगा, उसके खिंचाव आने लग जाएगा, है ना।
तो कार्डियक मसल पे खिंचाव आने लग गया, लेकिन वो कार्डियक मसल ये चेम्बर अपने साइज में या अपने शेप में चेंज नहीं हो सकता। अपने साइज में या अपने शेप में चेंज क्यों नहीं हो सकता? रीजन इज रास्ता कहीं पे वॉल्यूम ब्लड का कम होने वाला नहीं है। ब्लड का वॉल्यूम उतना ही है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, लेकिन वो बढ़े हुए वॉल्यूम जो ऑलरेडी आ चुका है उससे आपके मसल के ऊपर स्ट्रेच आ रहा है ना। मतलब योर मसल्स आर फीलिंग कॉन्ट्रैक्टेड जस्ट बिकॉज कि वहां पर ब्लड है, बट वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आएगा, जिससे चेम्बर के साइज में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। बट योर वॉल विल बी अंडर टेंशन ना, वॉल विल बी अंडर टेंशन। तो इसे कहते हैं आइसो वॉल्यूमिक भी बोल सकते हो या आइसोमेट्रिक भी बोल सकते हो। कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल। So here ventricle has started contracting but without any change in volume or shape of the cavity, because blood can neither leave or nor more blood can be added, so there won't be any change in shape or volume, है ना, isometric या isovolumic contraction, but still muscles are under contraction, they are building force, they are feeling stretch, है ना। अब भैया आगे क्या होगा, इतना जबरदस्त स्ट्रेच इसमें बिल्ड हो जाएगा, मतलब अब प्रेशर इधर चलते जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, बट विदाउट चेंज इन कैविटी ना। प्रेशर तो बढ़ते ही जा रहा है ना अंदर, लेकिन कैविटी में कोई चेंज आया? भैया जब कैविटी में कोई चेंज नहीं आया, प्रेशर कितना ज्यादा तेजी से बढ़ते जाएगा। वो प्रेशर 80 की तरफ जाने लग गया, और ये प्रेशर जब 80 की तरफ जा रहा है तब मेरे आवर्टा का मिनिमम प्रेशर है 80 और मैक्सिमम प्रेशर है 120। जब हम अपना ब्लड प्रेशर बोलते हैं ना, आवर्टा में मिनिमम प्रेशर इज 80 एंड मैक्सिमम इज 120, so there will be eventually some point where this pressure will go up to say 80 or will slightly exceed the 80, क्योंकि 80 के ऊपर ये प्रेशर झेल ही तो द टाइम से ये 81 पे चलेगा ऐसा बोलते हैं, तो इससे तो ज्यादा हो गया, तो तुरंत ये वाल्व, क्योंकि इधर का प्रेशर इधर से ज्यादा, तो इस वाल्व के ऊपर प्रेशर आएगा, ये वाल्व खुल जाएगा। जैसे ये वाल्व खुला तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर काफी ज्यादा बिल्ड हो चुका है, बिकॉज यहाँ चेम्बर बंद था और प्रेशर बढ़ते ही जा रहा था, हार्ट मसल्स के ऊपर स्ट्रेच ज्यादा था। जैसे दरवाजा खुलेगा, व्हाट विल बी टेंडेंसी ऑफ दिस ब्लड टू गेट विथ फोर्स आउट ना, जितने जल्दी हो सके प्रेशर जितने जल्दी कम कर सके उतने जल्दी कम करने की कोशिश ये करेगा, है ना। मतलब ये ब्लड एट वंस जाने की कोशिश करेगा, एक ही झटके में पूरा निकल जाए, ये तो इसकी टेंडेंसी रहेगी ना। इतना प्रेशर यहाँ बन चुका है और यहाँ जैसे दरवाजा खुलेगा वो इतने हाई प्रेशर में है, उतनी फोर्स के साथ वो बाहर एग्जिट करने की कोशिश करेगा, तो वो तेजी से एग्जिट करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरे आवर्टा का डायमीटर इतना मेरे वेंट्रिकल जैसा, तो भले ही वो इलास्टिक है, वो स्ट्रेच होगा, लेकिन वो पूरा का पूरा ब्लड तो अकोमोडेट नहीं करेगा। और जितना ब्लड ये एट वंस लेगा उतना आगे तुरंत देगा नहीं, क्योंकि आवर्टा से जो वेसल्स निकल रही है, आर्टरीज निकल रही है, उनका डायमीटर तो उससे भी छोटा है, तो जितना ब्लड इसमें आ रहा है उतना तुरंत एम्प्टीड भी नहीं होगा, और यहाँ से तुरंत ब्लड आने को किसमें देखेगा, आवर्टा में, तो आवर्टा सोलन अप हो जाएगा या आवर्टा का बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, शेप में वो डायलेट हो जाएगा, है ना। तो चलो देखते हैं इस स्टेज में क्या होगा। यहाँ पर अब ये जो आवर्टा रहेगा आपका, ये आवर्टा अब यहाँ पर आपको डायलेटेड मिलेगा, इस तरीके से सही है, ये डायलेट हो गया, आवर्टा क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है ना, इन एन अटेम्प्ट टू अकोमोडेट ब्लड, इलास्टिक होने के कारण, और वो आगे आगे धीरे धीरे ब्लड देते रहेगा अपने आर्टरीज से धीरे धीरे, but not at once na, this much blood cannot get into, so there will be amount of blood always will be there na, which will resist further incoming blood, which will, क्योंकि there is blood collected now, which will not allow further incoming blood to come easily आने देगा क्या, नहीं। लेकिन अब जो ब्लड यहाँ आया वो पूरी ताकत से आया, एट वंस आया, अबाउट 60% ब्लड एक झटके में बाहर आ जाता है, भले ही पूरा नहीं आ सकता, 40% अभी भी वहीं पे बचा रहेगा,
60% आ जाएगा, 55 to 60% आ जाता है ना, इसे कहते हैं रैपिड इजेक्शन। क्या कहते हैं? रैपिड इजेक्शन, है ना। फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन मतलब अभी भी कॉन्ट्रैक्शन ही चल रहा है ना। सो दिस वाज योर सेकंड थी, और ये हो गई आपकी थर्ड स्टेज, फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन, वेयर ब्लड इज कमिंग फोर्सफुली रैपिडली फ्रॉम वेंट्रिकल इनटू aorta, है ना। रैपिडली around 60% of blood will reach there. Not all can reach because aorta will contain the blood, it will get dilated but cannot empty its blood completely into subsequent arteries ना। तो भैया इसलिए यहाँ पे ब्लड जमा ही रहेगा और वो आने वाले ब्लड को रुकावट पैदा करेगा, तो यहाँ पूरा ब्लड तो खाली हो नहीं सकता। लेकिन अब यहाँ का प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा, 60% दे दिया ना, अब मेरे वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा, अब वो रिलैक्स हो सकता है। यहां तक वो कॉन्ट्रैक्शन में था, मतलब दिस फेज वाज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, दिस टू फेजेस आर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वन वाज आइसोवॉल्यूमिक या आइसोमेट्रिक एंड द सेकंड इज रैपिड इजेक्शन। बराबर। Now pressure in the ventricle has gone down, pressure in the aorta has gone say 120 तक बढ़ गया, मैक्सिमम प्रेशर तक बढ़ गया ना, इससे ज्यादा aorta में प्रेशर बढ़ने वाला, यहाँ पर वो 80 तक मैक्सिमम बढ़ गया था, अब ये 80 के नीचे जाना शुरू हो जाएगा, अब यहाँ का प्रेशर 80 के नीचे जाएगा, बराबर है। और यहाँ का प्रेशर बढ़ा हुआ है, कहाँ का? एओर्टा का प्रेशर बढ़ा है, वेंट्रिकल का प्रेशर 80 से नीचे जाने शुरू हो जाएगा, क्योंकि 80 या 81 पे आने पे ही तो उसने पूरे फोर्सफुली ब्लड को थ्रो किया था ना, तो अब 80 से ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा। 80 से नीचे बोले तो अगेन 5 की तरफ जाना शुरू कर देगा जर्नी, अगेन अपने लोएस्ट प्रेशर पे जाना शुरू कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लो बस। वॉल्यूम, क्योंकि ब्लड कलेक्टेड है, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन देखो क्या रहेगा। हाँ, तो अब देखो वॉल्यूम जब चेम्बर डायलेट हो रहा है, और चेम्बर डायलेट होने का कारण क्या है? उसने ब्लड पकड़ा हुआ है ना। किसी भी कैविटी के अंदर कोई चीज भर दोगे तो उस कैविटी में प्रेशर बढ़ना है ना। वॉल्यूम बोले तो दैट इज नॉट एम्प्टी स्पेस ना, इट कंटेन समथिंग, समझे? एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम जब बढ़ता है तब प्रेशर कम होगा ना उसके अंदर में। जैसे बलून की हम बात करते हैं, बलून का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो उसमें प्रेशर कम हो रहा है। नहीं, दिस इज नॉट समथिंग लाइक कि कोई चीज भरने के बाद में, आप किसी थैली के अंदर कोई सामान भरते हो, वो भरने के बाद में वो कैविटी स्ट्रेच हो गई है, इलास्टिक है ना, टेंशन इंक्रीज होगा तो उसकी वॉल इलास्टिक है ना। हाँ, तो इलास्टिक है ना, और इलास्टिक किसी भी चीज के अंदर आप कोई चीज डालोगे तो वो प्रेशर भी बढ़ाएगी वॉल्यूम के साथ, वॉल के ऊपर। तो वॉल पे जब प्रेशर बढ़ेगा, कोई भी इलास्टिक चीज के अंदर कोई चीज डालते हो तो वो वॉल्यूम भी बढ़ाती है और प्रेशर भी बढ़ाएगी ना, क्योंकि इलास्टिसिटी है ना उसके अंदर में, समझे? तो अगर ये बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली प्रेशर किधर जाएगा? मैक्सिमम की तरफ जाएगा ना, यानी 5 से 120 की तरफ प्रेशर जाएगा, और इधर का प्रेशर 80 से कम होने लग जाएगा। जब यहाँ का प्रेशर 80 से कम होने लग गया तो मतलब ये जर्नी अब 80 से 5 की तरफ प्रोग्रेस होने लग गई है, भले एकदम से तो होगी नहीं, लेकिन शुरू हो गया ना प्रेशर रिलीज होना, मतलब अब मेरा वेंट्रिकल क्या होने लग जाएगा? धीरे धीरे डायस्टोल में जाएगा। देखो द टाइम प्रेशर यहाँ 80 से नीचे गया, से 79 पे गया, 78 पे गया, मतलब द प्रेशर इन मिनिमम प्रेशर इन aorta is 80, उससे नीचे प्रेशर गया ना, और यहाँ प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ये वाल्व वापस क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अब प्रेशर कहाँ बढ़ा हुआ है? aorta में, और यहाँ प्रेशर कम हुआ है, तो वाल्व के ऊपर ऊपर से प्रेशर आएगा ना, अब वाल्व क्लोज हो जाएगा। अब अगर वाल्व क्लोज हो गया तो अगेन ना ये वाल्व ओपन रहेगा ना, ये तो वैसे भी अभी क्लोज ही है, ये क्लोज ही चल रहा है आपका, ये वाल्व क्या है? क्लोज ही है, ऊपर भी क्लोज था और यहाँ पर भी क्लोज है सिस्टम डेटा। ये वाल्व ऊपर भी क्लोज है और यहाँ पर भी क्लोज चल रहा है। तो अब देखो जैसे 80 के नीचे यहाँ प्रेशर जाने लग गया, यहाँ पे समझो 78 79 जो भी प्रेशर हुआ, यहाँ तो मिनिमम 80 रहेगा ना हमेशा, तो ये उल्टा यहाँ पे तो बढ़ा हुआ ही है, तो बढ़े हुए प्रेशर के कारण ये वाल्व क्लोज डाउन हो जाएगा। जैसे ये वाल्व क्लोज हो गया, जैसे ये वाल्व क्लोज हो गया, वैसे यहाँ पर अब तो रिलैक्सेशन फेज में हार्ट, ये फेज कौन सी थी अभी? ये कॉन्ट्रैक्शन फेज थी। कौन सी फेज में चले जाएगा हार्ट?
रिलैक्सेशन फेज माने उसके मसल का टेंशन रिलीज हो गया ना, उसने ब्लड दे दिया, उसके मसल्स के ऊपर का टेंशन रिलीज हो गया, लेकिन अब ये वाल्व फिर से क्लोज है और ये भी वाल्व क्लोज है। रिलैक्स हो रहा है लेकिन ऊपर से ब्लड नीचे आ पाएगा क्या? ना ही एओर्टा से वापस आ पाएगा, ना ही एट्रिया से वापस आ पाएगा। सो नथिंग इज गेटिंग एडेड, और कुछ वापस भी नहीं जा रहा, कुछ आ भी नहीं रहा, लेकिन मसल्स के ऊपर टेंशन बिल्ड नहीं हो रहा, मसल्स के ऊपर रिलैक्स हो रही है मसल, तो दैट मींस व्हाट इट विल कॉज, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन ना। लेकिन दिस विल आइसो अगेन, क्योंकि नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन साइज और शेप, सो दैट इज व्हाट आइसो वॉल्यूमिक या आइसोमेट्रिक। आइसो वॉल्यूमिक और आइसोमेट्रिक, बराबर। व्हाट रिलैक्सेशन, क्या कहेंगे इसे हम? रिलैक्सेशन। तो आइसो वॉल्यूम में क्या? आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। कौन सी फेज हुई है? फोर्थ फेज हुई। क्या रहेगी फोर्थ फेज? आइसो वॉल्यूम क्या? आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। लेकिन अब टेंशन कम हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, मतलब अब प्रेशर 5 की तरफ जाना शुरू हो गया ना, है ना? यानी 80 से 5 की तरफ धीरे धीरे टेंशन कम ही होते रहेगा, इसमें मसल्स पे टेंशन कम होते रहेगा, कैविटी के शेप साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि मसल्स के ऊपर जो टेंशन है वो रिड्यूस होते जा रहा है। बात समझे? एट द सेम टाइम इतना जो वक्त था, इतना वक्त बोले तो यहाँ तो एट्रियल सिस्टल हुआ था ना, लेकिन इतना वक्त बोले तो ये फेज सेकंड वाली यानी आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन, है ना, इवन आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, इन सब दौरान ये वैल्व क्लोज ही था ना। कौन सा वैल्व क्लोज था? मतलब दिस चेंबर वाज क्लोज चेंबर, एट्रिया। और एट्रिया कहां से ब्लड ले रहा है? पता है ना, एट्रिया को ब्लड कौन लाके देता है? जैसे लेफ्ट को कौन लाके देता है? अरे लेफ्ट को कौन लाके देता है ब्लड? लेफ्ट एट्रिया को वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, है ना? तो लेफ्ट एट्रिया को पल्मोनरी वेन्स लाके देती है, राइट एट्रिया को सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा लाके देता है। तो इस दौरान यहाँ ब्लड तो जम ही रहा था ना, यहाँ भी खून जमा हो ही रहा था, क्योंकि इस दौरान जब ये वाल्व क्लोज था, ऑल दिस थ्री फेजेस, this area was behaving as a closed chamber where it was just collecting the blood na? And every time when it is collecting the blood, pressure in the atria was rising na? Pressure in the atria was rising, say initially when it after systole it reached to 0, now it's again reaching to 5 ना, मैक्सिमम पे पहुंच गया ना तब तक, बराबर। और ये देखो ये 80 से 5 की तरफ ही कुछ कर रहा है, मतलब यहाँ प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है। इवेंचुअली जैसे यहाँ पे टेंशन ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू वेंट्रिकल, तुरंत आपका कौन सा खुलेगा? माइट्रल वेल्व, मतलब अब माइट्रल वेल्व का खुलना शुरू होगा। से अब आपका कौन सा वेल्व खुलेगा? ये माइट्रल वेल्व खुल गया। जैसे ये माइट्रल वेल्व, ये तो बंदी है कौन सा? सेमिल्यूनर वेल्व बंद है, तो जैसे माइट्रल वेल्व खुल गया, यहाँ ये ब्लड इतने प्रेशर से जमा है कि पैसिवली, मतलब विदाउट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, पैसिवली ही ब्लड यहाँ आना, ऑलरेडी 40% ब्लड यहाँ जमा ही था, 60 ही रिजेक्ट हुआ था ना, 40 जमा ही था ना, और अब यहाँ पे पैसिवली सारा का सारा, क्योंकि प्रेशर बहुत है, कोशिश तो यही रहेगी कि एटमस आ जाए, है ना? तो सारा का सारा आने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो एटमस आने की कोशिश करेगा और यहाँ पर फिर ये ब्लड आएगा, और शुरुआत में जब आएगा तो बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर रैपिडली आएगा, शुरुआत में हाई प्रेशर के कारण रैपिडली आएगा। लेकिन जब ये फीलिंग मतलब किसकी फीलिंग? डायस्टोल में है ना, रिलैक्सेशन में है ना, किसकी फीलिंग? वेंट्रिकल की हो रही है। ये पैसिवली हो रही है, एक्टिवली कोई एट्रिया का एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन हुआ नहीं, पैसिवली, क्योंकि बिना कॉन्ट्रैक्शन के ही ब्लड अपने प्रेशर के कारण, खुद के प्रेशर के कारण नीचे आ गया ना, बराबर। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड, और ये रैपिडली होगी ना, तो रैपिड पैसिव, दिस इज कॉल्ड रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग, that is what your which phase? Sixth phase,
कितनी हुई? थर्ड हुई, ये फोर्थ थी, ये फिफ्थ पेज, सॉरी दिस इज योर फिफ्थ पेज, फिफ्थ पेज ना, दिस वाज योर फोर्थ पेज, दिस इज योर फिफ्थ पेज। रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग रैपिडली हुई, बराबर। नाउ एट्रिया अगर खाली हो गया, अभी भी वैल्व अगर खुला है तो क्या होगा? देखो वैल्व खुला है, रैपिडली एट्रिया खाली हो गया, अब देखो इसके साथ क्या होगा। सिंपल सी बात है भैया, वैल्व तो खुला है ना, बराबर, ये वैल्व तो बंद ही है ना, और यहां पर अब प्रेशर तो आप बोलोगे सर कम हो रहा है, बराबर, लेकिन स्टिल हियर द प्रेशर इज नॉट मच अबव द प्रेशर इन एट्रिया। सो अब तक ये वैल्व को वो क्लोज नहीं किया है, अभी भी खुला है ना, तो अब क्या होगा? जो भी ब्लड डायरेक्टली आपके पल्मोनरी वेन से आपके एट्रिया में आएगा, वो डायरेक्टली बिना कलेक्ट हुए आपके वेंट्रिकल की तरफ जा सकता है, without getting collected in atria because now it is not closed chamber। तो जितना भी ब्लड आपके एट्रिया की तरफ आ रहा है वो डायरेक्टली कंडक्ट की तरह काम कर रहा है, एक पाइप की तरह काम कर रहा है एट्रिया, पल्मोनरी वेन से डायरेक्ट ब्लड लेके वेंट्रिकल में दे रहा है, लेकिन ये रैपिडली थोड़ी होगा, ये भी वेंट्रिकुलर फिलिंग ही हो रही है जैसे ये हुई, लेकिन ये रैपिडली नहीं होगी, बराबर है, वो तो पैसिवली रही है, अभी भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो दैट इज व्हाट? स्लो पैसिव ventricular filling। So this phase will be called as slow passive ventricular filling, है ना, यानी this is your which phase? Sixth phase, बराबर। तो slow passive ventricular filling when all the blood has already gone down, still your mitral valve is open, है ना, the blood from veins, pulmonary veins और से राइट साइड पे इंफेरियर या सुपेरियर में ना, राइट साइड पे, वहां से आने वाला ब्लड डायरेक्ट एट्रिया में कलेक्ट ना होते हुए पैसिवली ही, क्योंकि एट्रिया अभी भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, पैसिवली ही विदाउट गेटिंग कलेक्टेड नीचे जाएगा, लेकिन अब स्लो जाएगा क्योंकि अब प्रेशर नहीं है, तो स्लोली जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एज स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब इतना होने के बाद 80% खून यहाँ जमा हो चुका रहता है, कितना? 80%, जो यहाँ दिख रहा है ना 80। 20% जो खून है वो ऐसा है जो पैसिवली आ ही नहीं सकता, वो चिपका हुआ, बचा हुआ, थोड़ा बहुत होता है ना, कभी कभी तेल की बोतल खत्म हो जाती है तो आखिरी बचा हुआ तेल अपने आप नीचे आता है, क्या करते हो फिर उसके लिए? बोतल को दबाते हो, स्क्वीज करते हो, तो बचा हुआ तेल भी नीचे आता है। तो ऐसा 20% बचा हुआ खून अभी भी एट्रिया में रहता है जो पैसिवली आ नहीं सकता, इसीलिए फिर ऐसे नोड से इंपल्स आएगी, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करेगी और बचा हुआ 20% यहाँ पे ऐड होगा। 80% पहले ही हो चुका है, ये मैंने शुरुआत में बताया था। तो आपकी जो पहली फेज थी वो अब साइकिल में वापस आ गई, जिसे लास्ट, अब साइकिल में कहीं से भी शुरू करो, तो हमने यहां से शुरू किया था और यहीं पे हम लोग वापस आ गए, मतलब कि आखिरी का बचा हुआ 20% जो है वो आपके चेंबर में आ गया, इसलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट क्यों कहते हैं इसे? द रीजन इज, जब तक ये 20% एट्रिया ऐड नहीं करेगा आपके वेंट्रिकल की इफेक्टिविटी बढ़ेगी ही नहीं, उसमें पूरा का पूरा ब्लड जमा हुआ ही नहीं रहेगा, तो उसकी वॉल वापस स्ट्रेच आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में वो जाएगा ही नहीं। अगर उसमें नहीं जाएगा तो वो इजेक्शन, तो खून को रैपिडली यानी इफेक्टिवली बाहर अगर फेंकेगा ही नहीं तो कार्डियक आउटपुट इफेक्टिव रहेगा ही नहीं। तो आखिरी का 20% जो होता है दैट इज कॉल्ड किक। कौन सी किक? एट्रियल किक। सलमान खान था ना तेरे बिना किक वाली, तो वो दैट इज किक, मतलब एक छोटा सा चाहिए धक्का, बस वो छोटा है बट लेकिन काम बड़ा कर जाएगा। तो आखिरी का ये जो धक्का है ये इफेक्टिव वेंट्रिकुलर पंपिंग में काम में आएगा, जिससे आपका इफेक्टिव कार्डियक आउटपुट बन पाए। इसलिए दिखने में 20% है लेकिन वो बहुत जरूरी है, इसलिए एट्रिया एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट होंगे ऐसे नोड से इंपल्स आने के बाद, बराबर है, समझे? तो इस तरीके से कार्डियक साइकिल चलेगी, इसमें डिफरेंट फेजेस हमने देखे, है ना, जिसमें हमने पहला यहां से शुरू किया जिसे मैंने एट्रियल सिस्टोल कहा, देन वी वेंट टू आइसोवॉल्यूमिक या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, देन वी वेंट टू रैपिड इजेक्शन।
then it's isovolumetric या isovolumic या metric. Relaxation, so that means here it is diastole, again here it is diastole. Rapid passive ventricular filling, filling मतलब diastole में ही है. Slow passive ventricular filling मतलब diastole में ही है, बराबर. एट्रियल सिस्टोल के दौरान भी वेंट्रिकल काय में है, डायस्टोल में ही है. तो लॉन्गेस्ट फेज इज व्हाट हियर. देखो लॉन्गेस्ट बोलते वेंट्रिकुलर एक्टिविटी की जहां मैं बात कर रहा हूं, वेंट्रिकुलर में, वेंट्रिकल्स में लॉन्ग क्या हो गई, वेंट्रिकुलर डायस्टोल विल बी लॉन्ग 0.5 सेकंड और 0.3 वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल में दो फेजेस कौन कौन सी आई, ये आई पहली आइसोवॉल्यूमिक या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरी ये आई. दो फेजेस आई वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जो कि 0.3 सेकंड के लिए था. अब एट्रियल एक्टिविटी देखते हैं. देखो एट्रियल सिस्टोल कितने पॉइंट के लिए था, 0.1 सेकंड के लिए. लेकिन देखो ऑल द टाइम एट्रिया इज इन कलेक्टिंग ना, ऑल द टाइम इट इज कलेक्टिंग. तो लॉन्गेस्ट फेज होती है एक्चुअली एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड की. हर वक्त एट्रिया कलेक्ट ही करते जा रहा था. यहां भी कलेक्टिंग है, यहां भी कलेक्टिंग है, यहां भी कलेक्टिंग है, बस यहीं पर अब कलेक्टिंग नहीं रहा. लेकिन अभी भी सिस्टोल हुआ नहीं था ना एक्टिवली, अभी भी वो टेंशन फ्री ही, मतलब सिर्फ ब्लड कलेक्टेड था जो खुद के प्रेशर से नीचे गया. एट्रिया का सिस्टोल का हुआ था यहाँ पर. सो लॉन्गेस्ट इज डायस्टोल. इवन हियर इट इज नॉट सिस्टोल, इवन हियर इट इज नॉट एट्रियल सिस्टोल, here it is actually atrial systole ना. so longest phase is atrial diastole 0.7 सेकंड के लिए. during all these phases total number of phases कितनी हुई, 7 6 during all these phases. नहीं ये पहली थी या हाँ पहली दूसरी करेक्ट. तो टोटल all these phases only except atrial systole, atria is in diastole. atrial systole एक ही फेज हुई ना, 0.1 सेकंड के लिए एट्रियल सिस्टोल और 0.7 सेकंड के लिए एट्रियल डायस्टोल. ठीक है. तो अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको समझनी है. पहली टर्मिनोलॉजी देखो, द टाइम व्हेन माय वेंट्रिकल इज एट द एंड ऑफ डायस्टोल, से इट इज एंड ऑफ डायस्टोल है ना. जब ये 20% अंदर आ गया, डायस्टोल खत्म, तो आखिरी के डायस्टोल के एंड में जो ब्लड कलेक्ट हुआ यानी 100% हो गया ना. अब 100 हो गया ना, ये 20 आने के बाद 80 तो पहले ही है ऑलरेडी, 20 इसमें आ जाएगा तो ये 100 हो जाएगा ना. सो ये पूरा का पूरा ब्लड जो कलेक्टेड है एट द एंड ऑफ डायस्टोल, दैट इज कॉल्ड एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. क्या कहते हैं उसे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं. चलो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं. सो अमाउंट ऑफ ब्लड कलेक्टेड इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल विल बी कॉल्ड एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. और जितना ज्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम रहेगा उतना ही मेरे कार्डियक मसल पे स्ट्रेच आएगा, टेंशन बिल्ट होगा और उतना ही इफेक्टिवली वो पंप करेंगे, इजेक्ट करेंगे ब्लड को ड्यूरिंग रैपिड इजेक्शन. जो कि कितना टक्का होता है रैपिड इजेक्शन, 60% है ना. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है अराउंड 120 टू 130 ml, 120 से लेके 130 ml तक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है. इसका 55 टू 60% यानी कितना ml, इसका 55 टू 60% यानी कितना ml, 70 ml. तो अराउंड 70 ml ब्लड आपका क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल. दैट इज व्हाट योर स्ट्रोक वॉल्यूम. एक स्ट्रोक में जो ब्लड बाहर निकले यानी एक हार्ट बीट में जो ब्लड बाहर निकले उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. कितना रहेगा, 70 ml. और इट इज 55 टू 60% ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ना. सो इट इज इजेक्ट होने वाला ब्लड है ना. सो दिस इज इजेक्शन फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड एज इजेक्शन फ्रैक्शन. ना 100 हो गया ना 20 के बाद. एंड डायस्टोलिक मतलब इवन ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल हार्ट वेंट्रिकल वाज अंडर डायस्टोल ही ना. तो जैसे एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ आपके वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पूरा जमा हो गया, 20% भी आ गया ना. तो माने जो पूरा जमा हुआ दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और वो होता है 120 ml. अब 120 ml का 55 से 60% यानी इजेक्शन फ्रैक्शन है ना, कितना होता है 70 ml. बराबर है. फ्रैक्शन में बात करूंगा तो परसेंटेज में बोलना पड़ेगा ना मुझे. इजेक्शन फ्रैक्शन यानी 0.5 टू 0.6 बोलूंगा फ्रैक्शन में. परसेंट को फ्रैक्शन में बोलते कैसे हो, पॉइंट्स में बात करते हो ना फ्रैक्शन में.
0.5 to 0.6 मतलब 50 to 60 बराबर 0.5 to 0.6 या 50 to 60% में भी बात कर सकते हो, दैट इज इजेक्शन फ्रैक्शन। और भैया स्ट्रोक वॉल्यूम रहेगा मतलब एक हार्ट बीट में कितना ब्लड मेरे हार्ट ने बाहर फेंका, इजेक्ट किया, दैट इज व्हाट स्ट्रोक वॉल्यूम। परसेंट में इजेक्शन बोलोगे या पॉइंट्स में भी बोल सकते हो, 0.5 to 0.6 है ना, 50 to 60 बराबर अंदाज से 55 to 60 ना। तो और 70 ml इज व्हाट वॉल्यूम ना, एक हार्ट बीट में निकला ना, एक स्ट्रोक में निकला बराबर। कार्डियक आउटपुट आपको मालूम है कैसे काम करते हैं हम लोग, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट करते हैं ना कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है, ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन अ मिनट, इट्स हैपनिंग इन अ बीट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बीट में, और एक मिनट में बोले तो नंबर ऑफ हार्ट बीट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक मिनट में जितनी हार्ट बीट रहती है उससे मल्टीप्लाई करना। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ हार्ट रेट, तो अगर मैं 70 हार्ट रेट पकड़ता हूं तो 70 इंटू 70 दैट गोज अराउंड 5 लीटर, सो योर कार्डियक आउटपुट इज अबाउट 5 लीटर बराबर है, योर कार्डियक आउटपुट इज अबाउट 5 लीटर बराबर। हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। नहीं, देयर विल बी रिमेनिंग ब्लड नाउ इवन आफ्टर व्हाट एक्चुअल सिस्टोल हो गया, पूरा सिस्टोल खत्म हो गया, 40% ब्लड अभी भी जमा है ना, मतलब 70 जमा है, 70 गया तो 120 में से 70 गया, तो जो बचा सिस्टोल के एंड में बचा ना, सिस्टोल के एंड में जो बचा उसे कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और कितना बचेगा, 120 में से 70 गया मतलब ये माइनस हो गया, मतलब बचा कितना, 50 ml इज योर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, 50 ml is your end systolic volume बराबर। इजेक्शन रैपिड इजेक्शन फेज का नाम है, रैपिड इजेक्शन फेज का नाम है। आप उसे वॉल्यूम में एक स्ट्रोक में निकला हुआ वॉल्यूम इसलिए स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हो। अब वो वॉल्यूम में आप अपने मन से अगर रैपिड इजेक्शन वॉल्यूम वर्ड लगाना है तो लगाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो यूज नहीं रहेगा। मेडिसिन में क्या होता है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजीज होती है वही हमें यूज करनी पड़ती है बराबर, क्लियर है। तो अगर हम रैपिड इजेक्शन वॉल्यूम बोलेंगे तो समझदार को इशारा काफी है, वो समझ जाएगा, बट वो लिखेंगे तो देयर इज नो बुक विच विल कंटेन दिस टर्म ना। समझे, तो अभी ये हुआ आपका कुछ टर्मिनोलॉजी जो रिलेटेड टू कार्डियक साइकिल आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ कंसेप्ट्स कि भैया इस हार्ट को पंप करवाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, मतलब कार्डियक आउटपुट इफेक्टिव निकले इसके लिए 4 मैकेनिक्स की जरूरत पड़ने वाली है, जो हम कार्डियक मैकेनिक्स कहते हैं। वो कार्डियक मैकेनिक्स में कुछ चीजें आपको टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, वो समझने के पहले, क्योंकि अब ये तो समझ गया इसका यूज उसमें रहने वाला है, इसलिए एक समझना है हार्ट को रेगुलेट कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट कैसे होता है, क्योंकि 4 में से एक टर्मिनोलॉजी ऐसी रहेगी जो उस कंसेप्ट पे बेस्ड है, 3 टर्मिनोलॉजी इससे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एक टर्मिनोलॉजी और कंफ्यूज ना हो इसलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, दैट इज रेगुलेशन ऑफ हार्ट। हार्ट का रेगुलेशन कैसे किया जाता है, दिस इज व्हाट कार्डियक साइकिल। लेकिन ये चलाता कौन है, चलते कैसी है, कैसे दिल खुद ब खुद धड़कता है, इसे धड़काने के लिए क्या जरूरी है और क्या फैक्टर्स है जो इसे रेगुलेट करते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन ना। वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप क्या समझने वाले हो। देखो हम 4 मैकेनिक्स पे बात करने वाले हैं, उन 4 मैकेनिक्स में से एक मैकेनिक्स समझने के लिए अब आपको ये समझना है, पहला तो प्रीलोड क्या रहता है ये तो आपको अभी समझ जाएगा कार्डियक साइकिल से, वो मैं बताऊंगा। आफ्टर लोड भी आपको समझ जाएगा कार्डियक साइकिल से बराबर। आपको जो आइनोट्रोपिक स्टेट होती है, आइनोट्रोपिक स्टेट या आइनोट्रोपिज्म लिखता हूं, ट्रोपिज्म जो होता है, ये समझने के लिए यानी हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कम ज्यादा करने के लिए आपकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कैसे काम करती है वो समझने के लिए हार्ट का रेगुलेशन ये पूरा समझना जरूरी है। और बाद में आखिरी का तो हार्ट रेट ही होता है,
तो इसमें तो समझने वाली बात कुछ रहती नहीं है। समझने वाली बात इन तीन में है, जिसमें से ये दो तो कार्डियक साइकिल से ही आपको मैं समझा दूंगा। बचा आप कौन सा, आयनोट्रोपिज्म। तो एक फैक्टर मतलब ये चार मिलके ही कार्डियक आउटपुट डिसाइड करने वाला है। ये चार चीजें ही कार्डियक आउटपुट डिसाइड करने वाली है। तो भैया पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं, फिर हम मैकेनिक्स देख लेंगे वन बाय वन। व्हाट इज प्रीलोड, व्हाट इज आफ्टरलोड, व्हाट इज आयनोट्रोपिज्म, सब देखेंगे। लेकिन पहले क्लियर कर लेते हैं कि हार्ट का रेगुलेशन कैसे होता है, हाउ हार्ट इज रेगुलेटेड। तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट, 3-4 दिन फिजियोलॉजी थोड़ी चलेगी क्योंकि बच्चों का हुआ ही नहीं रहता, इसलिए उसके बाद हम डिसीजेस पे जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, और फिजियोलॉजी में भी मैं जितना शॉर्ट हर सिस्टम की फिजियोलॉजी ले सकता हूँ ले रहा हूँ, नॉट लाइक डिटेल बट इसेंशियल। इसेंशियल जो कि जरूरी है उस सिस्टम में जाके जब डिसीजेस आएंगी तो उसको समझने के लिए, इसलिए मुझे लेना पड़ता है फिर वो। तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट एज अ पंप, ये कैसे पंप की तरह काम करता है। तो देर आर टू मैकेनिज्म, वन इज व्हाट, इंट्रिंसिक पहले देखेंगे। इंट्रिंसिक रेगुलेशन यानी हार्ट अपने ही लेवल पे खुद जो कर लेता है, बराबर, इंट्रिंसिक ना। और एक एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी कंट्रोल भी होता है हार्ट के ऊपर, वो क्या होता है, ये दो चीजें हमें समझनी। ये समझने के बाद हम लोग वो कार्डियक मैकेनिक्स वन बाय वन देखेंगे कि कैसे कार्डियक आउटपुट यानी हार्ट का फंक्शन, ये चार चीजें यानी प्रीलोड, आफ्टरलोड या फिर आपका आयनोट्रोपिज्म है ना, ये सब या हार्ट रेट, ये कैसे डिसाइड करती है। ये देखने के लिए मुझे समझना पड़ेगा पहले रेगुलेशन ऑफ हार्ट, हार्ट कैसे रेगुलेट होता है वो समझना जरूरी है। तो जब मैं इंट्रिंसिक कंट्रोल बोलता हूं तो इंट्रिंसिक कंट्रोल हार्ट को खुद की, क्योंकि वो मस्कुलर ऑर्गन है ना, मायोकार्डियम खुद स्ट्रेच हो सकता है, बराबर। तो इट इज लाइक कि इलास्टिक, इलास्टिन से बना है ना, इलास्टिक कोई भी फाइबर कैसे स्ट्रेच हो सकता है। सो किसी भी इलास्टिक फाइबर की, जैसे आपके रबर बैंड की, रबर बैंड को जितना खींचोगे उतनी फोर्सफुली वो रिकॉइल होगा। इनिशियल लेंथ या जिसे हम रेस्टिंग लेंथ कहते हैं, क्या कहते हैं, इनिशियल लेंथ या रेस्टिंग लेंथ कहते हैं। तो जैसे इनिशियल लेंथ किसी भी चीज की बढ़ेगी या रेस्टिंग लेंथ बढ़ेगी, उतना ही फोर्सफुल उसका कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, माने उतना ही फोर्सफुली वो रिकॉइल होने वाला है। अगर मैं रबर को थोड़ा खींचूंगा तो थोड़े ताकत से होगा, ज्यादा खींचूंगा तो ज्यादा ताकत से रिकॉइल होगा ना। तो फोर्स एंड स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स एंड स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स एंड speed of contraction will be directly proportional to resting length। resting length जितनी ज्यादा, या initial length जिसे हम बोलेंगे, या resting length भी बोलते हैं, initial length या resting length, जितनी रेस्टिंग लेंथ या इनिशियल लेंथ ज्यादा उतना ही फोर्स और स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा, बराबर। तो यही प्रिंसिपल हार्ट पे भी होगा क्योंकि वो भी तो इलास्टिक ऑर्गन है, बराबर। क्या होगा, तो जितना मेरे हार्ट मसल को स्ट्रेच करोगे, जितना उसके ऊपर खिंचाव लाओगे, उतनी ताकत से वो वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा। माने जितना भरोगे उतने जोर से वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जितना, बोलो, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जितना ज्यादा रहेगा, इजेक्शन भी उतना, स्ट्रोक वॉल्यूम भी उतना ज्यादा। सिंपल है। और भैया एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा कैसे होगा, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब जो भी एट्रिया से आ रहा है वो वेंट्रिकल में आ रहा है ना, और एट्रिया को किससे मिल रहा है, इधर पल्मोनरी से, इधर माने वेन्स से मिल रहा है। सारी वेन्स जितनी भी है ना, उसे हम वेनस रिटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, वेनस रिटर्न, मतलब जितना रिटर्न आएगा